बना लिए थे, ऑब्जर्वेशंस की बात चलेगी। कल डायग्राम हो चुके थे, ऑब्जर्वेशंस है ना। कितने जुड़ गए? 37 37। हाँ, रेजोनेट ऑफलाइन में भी है। चलो कल अब मैंने कहा था कि डायग्राम अपन कल कंप्लीट कर चुके थे। मैंने कहा था लास्ट में कि ऑब्जर्वेशंस में डायरेक्ट लिखाऊंगा, क्योंकि ऑब्जर्वेशंस के लिए अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्वेशन है ना। अब वो डायग्राम नहीं बनाऊंगा मैं अभी। ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशन में फर्स्ट पॉइंट, क्योंकि कल जो सिंपल सी बात कर चुके थे, राधे राधे जय श्री कृष्णा, ये अल्फा पार्टिकल्स आ रहे थे। तो अल्फा पार्टिकल जैसे ही गोल्ड लीफ पे इम्पैक्ट हुए थे, ये जेडएनएस स्क्रीन थी, जेडएनएस स्क्रीन, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास हो गए थे स्ट्रेट। सम अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड एट एन एंगल थीटा, और 8000 में से 1 in 8000। ठीक है, 1 in 8000। ठीक है, वापस रिटर्न बैक हो गया था, तो इसी से रिलेटेड थ्योरी लिखनी है अपन को। तो लिखना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, ऑब्जर्वेशन में 4 कितने पॉइंट लिखेंगे? 4, 3 तो ये दिख ही रहे हैं। 3 पॉइंट तो वही है, 4 तो एन थीटा वाला है। ठीक है, नंबर ऑफ स्कैटरिंग एट एन एंगल थीटा। चलो फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। कल डायग्राम वगैरह ऑब्जर्वेशन मतलब वो सब कुछ कल कर चुके थे। ऑब्जर्वेशंस लेके फर्स्ट पॉइंट, most of the alpha particles, most of the alpha particles passed through gold foil, most of the alpha particles passed through gold foil without any deflection, without any deflection, without any डिफ्लेक्शंस। फर्स्ट पॉइंट ये है कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स कैसे हुए? विदाउट एनी डिफ्लेक्शन पास हुए। सेकंड पॉइंट, सेकंड, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, some of the alpha particles deflected through gold foil, deflected through gold foil with very small angle, with small angle, स्मॉल भी लिख सकते हो या वेरी भी लिख सकते हो, विद स्मॉल एंगल टू, ये क्या हो गए थे? स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए। मोस्ट, सम। और थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, फ्यू और ब्रैकेट में लिख लेना, फ्यू का मतलब 1 out of 8000। फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, ब्रैकेट में लिख लें 1 out of 8000 were, WERE, were deflected through large angle, were deflected through large angle theta equals to 180 degree। लार्ज एंगल ब्रैकेट में लिख लें, थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, दैट इज
retraced, that is retraced its path, that is retrace its path. ठीक है, वो अपने पाथ को क्या करते हैं, रिट्रेस करता है. फोर्थ पॉइंट, ये 3 पॉइंट तो इससे रिलेटेड हो गए. फोर्थ क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दें. फोर्थ होगा एन थीटा. एन थीटा मतलब नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड पर यूनिट एरिया. किसी एरिया में से कितने अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड हो रहे हैं उनकी बात होगी. ठीक है, तो वो थे नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स area is inversely proportional to fourth power of sine of half of scattering angle. थीटा क्या था, स्कैटरिंग एंगल, उसके हाफ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था. ये था फोर्थ पॉइंट. तो लिखें फोर्थ पॉइंट, द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स scattered, the number of alpha particles scattered per unit area, per unit area, ब्रैकेट में लिखें एन थीटा, ये लिख लें ताकि ध्यान रहेगा. एन थीटा is inversely proportional to, is inversely proportional to fourth power of sine of, fourth power of sine of half of scattering angle, fourth power of sine of half scattering angle. ब्रैकेट में लिख लें, ये साइन की पावर 4 थीटा बाई 2. अपन ने ये लिखा है फोर्थ पावर ऑफ साइन ऑफ हाफ ऑफ स्कैटरिंग एंगल, यानी कि ब्रैकेट में साइन की पावर 4 थीटा बाई 2. और इसमें फिर ये रिलेशन लिख लें, दैट इज करके लास्ट में. ठीक है, अब स्कैटरिंग एंगल के साथ यदि ग्राफ ड्रॉ करोगे तो कैसा ग्राफ ड्रॉ होगा ये भी बता दो. कर रहा हूं, नंबर ऑफ स्कैटर्ड पर यूनिट एरिया, ये तो एन थीटा, और ये हो गया अपने पास स्कैटरिंग एंगल थीटा. ग्राफ कैसा ड्रॉ होगा दोनों के बीच में, ग्राफ कैसा ड्रॉ होगा भाई, नंबर ऑफ पर यूनिट एरिया. इधर की बात करेंगे तो वैल्यू रेगुलर क्या होगी, एन थीटा की इंक्रीज होगी, 10 की पावर में ले लो, वैसे बहुत सी बुक्स में वही दिया है, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, ऐसे इंक्रीजिंग. और इधर एंगल 0, 1, 0, 30, 40, 45 इंक्रीजिंग ऑर्डर ले लो. ये 30, 30 का गैप ले लो, 30, 60, 90, 120. ठीक, तो ग्राफ क्या हुआ था देखो, इधर मैक्सिमम गई थी, पर यूनिट एरिया लार्ज होगी, उसी यूनिट एरिया को इधर लेंगे तो कम, और इधर ले लिया 180 पे तो 8000 में से बहुत कम थी. तो ये ग्राफ कैसा हो गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर, हाइपरबोलिक. जैसे जैसे एरिया इधर एंगल इंक्रीज होता गया, वैल्यू कम होती गई. बना ले कर फटाफट. फिर कंक्लूजन, ये तो थे ऑब्जर्वेशन, फिर बात करेंगे किसकी, कंक्लूजन. और कंक्लूजन में क्या क्या थे, कंक्लूजन टॉपिक डालें, कंक्लूजन इनको रफ कर दूं. फर्स्ट अपन एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर चुके हैं, एक्सपेरिमेंट. सेकंड ऑब्जर्वेशन कंप्लीट हो गया है. थर्ड की बात हो रही है कंक्लूजन. ठीक है, पॉजिटिव मास इज दिस. हाँ क्या रिपीट, फोर्थ पॉइंट, अरे अपने हिसाब से लिख लो बेटा, ये रहा फोर्थ पॉइंट.
number of alpha particle scattered per unit area is inversely proportional to the fourth power of sine of half of scattering angle. ठीक है. अब बात करें अपने पास कंक्लूजन, और कंक्लूजन में फर्स्ट पॉइंट, वापस कंक्लूजन में उन्होंने क्या क्या दिया था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल कैसे जा रहे हैं, यानी कि इसका एटम का मैक्सिमम पार्ट क्या है, वैकेंट है, एम्प्टी. ठीक है, तो लिखो फर्स्ट पॉइंट, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, most of the alpha particles passed through the gold foil, without any deflection, so it indicates that most of the part in an atom is vacant. ठीक है, कि अल्फा पार्टिकल, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल कैसे पास हुए थे, स्ट्रेट. तो यानी कि क्या रिजल्ट निकाल लिया उन्होंने, कि उनको रोकने वाला कोई नहीं है, दैट इज वो क्या है, वैकेंट है. ठीक है. सेकंड पॉइंट, में अल्फा पार्टिकल्स का मास कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन क्या था, बहुत कम होता है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल का मास तो कितना होता है, 4 टाइम्स. ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का तो सबसे कम. यानी कि वो उन्होंने ये कंक्लूजन इसलिए दिया कि उन्होंने ये माना था कि इलेक्ट्रॉन सराउंडेड होंगे, बट इधर से कौन आ रहा है, अल्फा पार्टिकल, जिसकी स्पीड लार्ज होगी, लार्ज मास है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स, उस पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, वो स्ट्रेट निकल गए, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का उन पे कोई इफेक्ट नहीं था, ड्यू टू हेवी मास, लार्ज मास की वजह से वो क्या हो गए, स्ट्रेट पास हुए. अच्छा, ड्यूल नेचर चैप्टर खत्म हो, अरे यार, ड्यूल नेचर खत्म होने के बाद तो अपन कहाँ आ गए, एटमी दूसरी क्लास में, आज तीसरी क्लास में तो खत्म हो जाएगा, तीसरी से चौथी क्लास में. 180 डिग्री के बाद तो फिर से बढ़ेगा. अरे वहीं तक बनाते हैं 180 तक, उसके बाद ग्राफ नहीं बढ़ाएगा. लिखो नेक्स्ट पॉइंट, एट अल्फा पार्टिकल इज अ पॉजिटिव चार्ज, alpha particle is a positive charge, and having large mass, compared to electron, so electron present in the atom does not exert large amount of on heavy particles, ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड नहीं करते, ड्यू टू लार्ज मास एंड पॉजिटिव चार्ज. वैसे नहीं तो होता यही कि इधर से पॉजिटिव आ रहा है, इलेक्ट्रॉन होता वो अट्रैक्ट कर लेता, लेकिन उन्होंने रीजन ये दिया, उसके पास मास क्या था, हेवी मास,
तो वो स्पीड से आ रहा है, इधर बेचारा दुबला पतला बैठा है, उधर से स्पीड से कोई दौड़ता हुआ अट्टा गट्टा मोटा आ रहा है, वो उसको दबाते हुए निकल गया, उस पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट इन्होंने दिया इससे रिलेटेड कि एक पार्ट एल्फा पार्टिकल क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ। रिफ्लेक्ट कब होगा, जब इधर कोई ऐसी पावरफुल चीज होगी, और पावरफुल पॉजिटिव को रिप्लेस, रिट्रेस, वापस अपने पाथ को रिट्रेस करने के लिए कौन होगा, पॉजिटिव। तो इन्होंने यही कहा कि अल्फा पार्टिकल जो रिट्रेस हुआ है दैट इज पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट एट दी सेंटर, क्योंकि सेंटर वाली चीज ही जो सेंटर पे जाके इम्पैक्ट हुआ होगा वही रिटर्न हुआ। ऊपर वाले तो इधर चले गए, नीचे वाले इधर चले गए, तो कौन सा रिट्रेस हुआ, सेंटर वाला, दैट इज टोटल चार्ज। उसका मास कहाँ प्रेजेंट था, पॉजिटिव चार्ज कहाँ प्रेजेंट थे, सेंटर पे। तो लिखो थर्ड पॉइंट, व्हेन अल्फा पार्टिकल्स, व्हेन अल्फा पार्टिकल्स retrace its path, when alpha particles retrace its path, then Rutherford, then Rutherford conclude that Rutherford conclude that in the atom, in the atom, a very small region, REGION है ना, region, space मतलब वहाँ पे, small region of positive charge, of positive charge, very small region of positive charge, and almost complete, uh, and almost complete is centralized, complete is centralized, which is known as nucleus, which is known as न्यूक्लियस। वो टोटल मास क्या था, सेंट्रलाइज था, उसी को क्या नाम दिया है, बट टोटल पॉजिटिव चार्ज सेंटर में था, सेंट्रलाइज था एक पॉइंट पे, इसलिए उसको क्या नाम दे दिया, नेक्स्ट। और जो रिट्रेस हुआ था उसका उन्होंने क्या दिया था रीजन, भाई अपने पाथ को ही वापस रिट्रेस करेगा ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, रिपल्सिव फोर्स, इधर पॉजिटिव इधर इधर से पॉजिटिव आ रहा है तो वो रिपेल करेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट, कंप्लीट मास होना चाहिए, कंप्लीट मास ही तो लिखा है, क्या लिखा है उन्होंने, ऑलमोस्ट कंप्लीट मास इज सेंट्रलाइज्ड, मास लिख दो उसके साथ साथ यार, मास नहीं लिखा हुआ, ऑलमोस्ट कंप्लीट मास इज centralized, which is known as nucleus। प्लीज रिपीट थर्ड पॉइंट, यार रिपीट मत कराया करो, थर्ड को तो गए बहुत देर हो गई, नहीं गया, नेचर लाइफ अपने नाम से नहीं आओगे तो नहीं कर रहा रिपीट, लिखो नेक्स्ट, अल्फा पार्टिकल विच ट्रेवल्स, नेक्स्ट पॉइंट, अल्फा पार्टिकल विच ट्रेवल्स टुवर्ड्स न्यूक्लियस, towards nucleus, retarded due to retarded due to electrostatic force, retarded due to electrostatic force, and comes to rest, and comes to rest, and again bounce back, and again bounce back along same path, along same पाथ। ठीक है, वो आते हैं
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू रिपेल होते हैं, फिर वापस अपने सेम पाथ को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन डज नॉट, ये तो खैर ऊपर ही लिख दिया पॉइंट सेकंड का, ये छोड़ो। इलेक्ट्रॉन डज नॉट अफेक्टेड ड्यू एनी अल्फा पार्टिकल ड्यू टू वेरी लाइट मास, तो वो तो सेकंड पॉइंट में ही हो गया है, तो छोड़ो। नेक्स्ट, ये थे ऑब्जर्वेशन। अब रदरफोर्ड ने अपना गेन सबको मिला के क्या दे दिया, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। टॉपिक डालने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की बात करेंगे तो फर्स्ट वही सब कुछ पुराने ही थे, उन्हीं को यहाँ पे मिक्स किया गया था भाई, पुराने एक्सपेरिमेंट के थ्रू कंक्लूजन वगैरह सारे मिला के रदरफोर्ड मॉडल तैयार करना था। तो एक तो हो गया किससे रिलेटेड, न्यूक्लियस से। उन्होंने ये बोला कि टोटल पॉजिटिव चार्ज सेंटर में प्रेजेंट है, जिसको क्या नाम दिया है, न्यूक्लियस। फर्स्ट पॉइंट तो वही, तो लिख लो वापस फर्स्ट पॉइंट, ऑलमोस्ट ऑल द मास ऑफ एटम, ऑलमोस्ट all the mass of atom of all positive charges of all positive charges of atom are centered at very small region, at very small region called nucleus, called न्यूक्लियस। भाई टोटल पॉजिटिव चार्ज जो था वो सेंटर में प्रेजेंट था और उन्हीं को उन्होंने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस। सेकंड पॉइंट, क्या बोला आपने, रिपीट? यार बार बार रिपीट क्यों बोल रहे हो, एक तो एक बार में सुन लो, सुनते ही नहीं हो, रिपीट करवाते हो। नेटवर्क दिक्कत आती है तो यार ऐसा थोड़ी होता है। जो बोला है ऑलमोस्ट ऑल द मास ऑफ एटम of all the positive charge of atom are centered at very small region called nucleus। ठीक है, सेकंड पॉइंट उन्होंने साइज से रिलेटेड दिया था। एटम की साइज कितनी, अरे एटम की साइज कितनी दी थी, वो तो न्यूक्लियस की थी। एटम की कितनी, 10⁻⁻10 एंड न्यूक्लियस की 10⁻⁻15 मीटर। साइज कितनी थी, 10⁻⁻10 मीटर, और न्यूक्लियस की थी 10⁻⁻15 मीटर। तो लिखो सेकंड पॉइंट, द साइज ऑफ एटम, द साइज ऑफ एटम is order of is order of 10⁻⁻10 meter, 10⁻⁻10 meter order of 10⁻⁻10 meter, and size of nucleus is, and size of nucleus is 10⁻⁻15 meter। Size of nucleus is 10⁻⁻15 मीटर। बुक में पढ़ोगे तो बहुत सी जगह इस 10⁻⁻15 को क्या भी नाम दे सकते हैं, फर्मी मीटर, फर्मी या फेमटो, तो वो डायरेक्टली भी ये भी लिख देते हैं न्यूक्लियस की साइज 1 फर्मी मीटर या 1 फेमटोमीटर, दैट इज 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है,
थर्ड पॉइंट, ये तो सेकंड हो गया। थर्ड, पुराने ही थे ये सब कुछ, बस ये एक साइज वाला नया था, अदरवाइज न्यूक्लियस का पुराना ही कॉन्सेप्ट दिया उन्होंने ऑब्जर्वेशंस को मिक्स करके। अब उन्होंने जो फोर्थ पॉइंट दिया वो दिया इलेक्ट्रॉन के रिवोल्यूशन से, कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है इन दी वैकेंट स्पेस ऑफ दी एटम। एटम के वैकेंट स्पेस में रेगुलर वो रिवॉल्व होता है सर्कुलर ऑर्बिट में। तो लिखो द इलेक्ट्रॉन, द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन तो ब्रैकेट में लिख लेंगे, द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, ब्रैकेट में लिख लो इलेक्ट्रॉन, द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल ब्रैकेट में इलेक्ट्रॉन revolve around the nucleus, revolve around the nucleus in the vacant space, in the vacant space in circular orbits, in circular orbits। और ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा तो इन्होंने किस कारण से, कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो था कुलॉम्स फोर्स, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो, मतलब पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अप्लाइड हुआ था वो किससे बैलेंस होता है, सेंट्रीपिटल से। तो नेक्स्ट लाइन में यही लिख लें पैराग्राफ चेंज करके, मतलब नेक्स्ट लाइन में द सेंट्रीपिटल फोर्स required to circular motion, the centripetal force required, the centripetal force required to circular motion is found by using, is found by using Coulomb's law, Coulomb's law between nucleus and electron, between nucleus and electron। ठीक है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा, कूलॉम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों एक दूसरे को बैलेंस्ड करते हैं, इसलिए वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व होता है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट में ये दिया था कि नंबर ऑफ पॉजिटिव और नंबर ऑफ नेगेटिव क्या होंगे, इक्वल, यानी कि एटम क्या होता है, न्यूट्रल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, the number of electron in the atoms, the number of electrons in the atoms is equal to, is equal to number of positive charge, is equal to number of positive charge inside the nucleus, inside the nucleus, that is atom is neutral, that is atom is neutral। ठीक है, एटम क्या होगा, न्यूट्रल। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक इम्पैक्ट, मतलब नेक्स्ट टॉपिक क्या, इसी से रिलेटेड इन्होंने कुछ टॉपिक किया था, ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन हो गए। एक दो टॉपिक थे जो इन्होंने अपनी थ्योरी में दिए थे, एक था इम्पैक्ट पैरामीटर और एक था क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। दोनों ध्यान रखने, 2 मार्क्स 1 मार्क्स में उनकी डेफिनेशन वगैरह पूछ ली जाती है। तो पहले टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं, इम्पैक्ट पैरामीटर्स। इम्पैक्ट पैरामीटर्स, इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है, ये इम्पैक्ट पैरामीटर किसी को याद हो तो जल्दी से टाइप करके आंसर दें। इम्पैक्ट पैरामीटर्स, इम्पैक्ट पैरामीटर्स क्या होगा, इम्पैक्ट पैरामीटर्स,
क्या होगा? देखो इन्होंने क्या बोला था, ये पॉजिटिव चार्ज सेंटर में होगा, ठीक है, यही थी इनकी थ्योरी। इधर से कौन आ रहा है? अल्फा पार्टिकल, ये आ रहा है अल्फा पार्टिकल्स। तो ये अल्फा पार्टिकल जो सेंटर वाला है वो तो उससे जाके टच होगा ही नहीं, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स अप्लाइड होगा वो उतनी कुछ डिस्टेंस पहले से ही। भाई इधर पॉजिटिव चार्ज है, हाईली पॉजिटिव चार्ज, या हाईली पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, इधर से अल्फा पार्टिकल आ रहा है तो इससे टच, क्योंकि इधर से पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव, तो उधर से आते 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 इसकी एनर्जी चेंज होगी, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में चेंज होती है, और कुछ डिस्टेंस से ही वो वापस, ठीक है। लेकिन अब यहाँ की बात करें तो इधर से ये अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं, तो ये तो रिट्रेस हो गया, लेकिन इसके ऊपर वाले की बात करेंगे तो वो ऐसे बेंड होगा, इसके ऊपर वाले की बात करोगे तो वो ऐसे बेंड होगा, इसके ऊपर वाला स्ट्रेट जाएगा, यहाँ भी स्ट्रेट मत भेजो, एक दो को और बेंड कर दो, ये इधर से इधर जा रहा होगा, फिर ये वाला इधर जा रहा होगा, समझे कि ना समझे, ये ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। तो इनका जो ये एंगल है, ये क्या होता है, बेंड एंगल जो होता है वही थीटा होता है, ये होता है ना थीटा, स्कैटरिंग एंगल। तो इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है, ये अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी वेक्टर है, जो ये इधर जाना है, तो इनको क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल के इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल है, जिनको नाम देंगे वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द अल्फा पार्टिकल। क्या नाम देंगे, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। इनकी जो सेंटर वाला जो इम्पैक्ट हुआ है, जिसने अपना पाथ रिट्रेस किया है, इससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको ही क्या नाम देते हैं, इम्पैक्ट पैरामीटर बी। क्या नाम देंगे, इम्पैक्ट पैरामीटर बी। तो ये डेफिनेशन क्या हो गई, द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स। डेफिनेशन क्या होगी यहाँ की, अभी लिखा दूंगा मैं, पहले समझ लें। द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स from the it is the perpendicular distance of the velocity vector of the alpha particles from the center of the nucleus। न्यूक्लियस के सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किसकी, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, उसी को क्या नाम देंगे, बी। तो ये तो हो गई डेफिनेशन इम्पैक्ट पैरामीटर की। फिर मैं आपसे कुछ कॉन्सेप्ट की बात करता हूं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट में लिखाऊंगा, फॉर इम्पैक्ट हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन। बताओ बी की वैल्यू और थीटा की वैल्यू कितनी होगी हेड ऑन कोलिजन में, बी 0, क्योंकि हेड ऑन कोलिजन बिल्कुल सेंटर में जाएगा, तो उसी की उसी से डिस्टेंस, तो वो कितनी हो गई 0। और थीटा, हाँ 180 डिग्री, ध्यान रहे, क्योंकि वो इधर से जा रहा था, जाते जाते इधर रिट्रेस हो गया, रिट्रेस हो गया तो 180 डिग्री, ठीक है। तो ये होगा। और जैसे जैसे इससे डिस्टेंस इंक्रीज होगी सेंटर से, इम्पैक्ट पैरामीटर बी की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होगी, एक पॉइंट लिखेंगे सेकेंड, वैसे वैसे थीटा डिक्रीज हो रहा है। भाई ऐसे 180 था, तो 180 की वैल्यू धीरे 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 यहाँ से कम हो गई, कम हो गई, पहले 150, फिर 120, फिर 90, फिर एक टाइम पे तो ये स्ट्रेट जा रही है, यानी कि 0, रिफ्लेक्ट ही नहीं हुआ, दैट इज 0। तो जैसे जैसे बी इंक्रीज होगा थीटा डिक्रीज होगा। फिर इसका एक फॉर्मूला लिखेंगे, तो पहले डेफिनेशन, ये डायग्राम बना लो एक साइड में, फिर डेफिनेशन लिखते हैं। भाई डायग्राम में समझ में क्या नहीं आ रहा होगा, यही है कि ये यहाँ से लाइन आ रही है, इनको बेंड कर रहे हैं अपन, अब वो अपने हिसाब से बेंड कर लें और कुछ को स्ट्रेट मूव करते हैं, और सेंटर में पॉजिटिव चार्ज, फिर इसकी डेफिनेशन।
पूरी डेफिनेशन टाइप करके भेज दी, कोई दिक्कत नहीं, मैं भी लिखवा देता हूँ। आपने टाइप करके भेजी वही लिखवाऊं या मेरी लिखवा दूं? लिखो, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ the perpendicular distance of the velocity vector, the perpendicular distance of the velocity vector of incident alpha particles from the center of nucleus is called impact parameters. Repeat. The perpendicular distance of the velocity vector of incident alpha particles from the center of nucleus is called impact parameters. Is called impact parameters. ठीक है, is called impact parameters. और नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट लिखो। हेलो हेलो, हाँ हाँ बोलिए सर। यार रेगुलर शाम को तो पूरी क्लास लग रही है, कल से और क्लास, सवेरे भी तो 2 क्लासें तो इन्होंने कर रखी है। मैं आपके पास आऊँगा कल नहीं, मंडे को। हाँ मंडे को, है ना, उसमें जो भी पूरा कंप्लीट करके, संडे को आधी हुई है वो आधी, में संडे को पूरी कंप्लीट करके मंडे को बैठूंगा आपके पास 1 घंटे के आसपास, ताकि कंप्लीट ही कर देंगे उसको एक ही साथ। हाँ तो मंडे को करते हैं उसको कंप्लीट। अरे बोर्ड सीट कंप्लीट करवानी ना, उसका भी तो फोन है आपका। बोर्ड सीट मिलती ना तुम्हें, मेंस वालों को, इनको मिलती है एक बोर्ड सीट, उसको भी कंप्लीट करवाना है। उसमें टोटल सिलेबस था अभी तक तो बोर्ड सीट में, अब सिलेबस डिडक्ट हो गया तो वो डिडक्ट करके ही तो आपके पास जाएगी, पूरे सिलेबस वाली थोड़ी जाएगी, तो वो कंप्लीट करनी है फटाफट। उनको तो पूरी वाली मिली ना, कंप्लीट वाली। हाँ लेकिन उनको कंप्लीट सिलेबस से उसमें डिलीट वाला नहीं होगा अब। हाँ तो नई वाली डिलीट करनी है। ठीक है। देखो नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट अपन लिख रहे थे, व्हेन इम्पैक्ट पैरामीटर इंक्रीजेस इन अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, व्हेन इम्पैक्ट पैरामीटर इंक्रीजेस alpha part when impact parameter increases in a alpha particle scattering experiment, then scattering angle decreases, then scattering angle decreases। ठीक है, स्कैटरिंग एंगल क्या होगा, डिक्रीज। फिर लिखो नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट पॉइंट, अब लॉयन किंग पहले तो जाने क्या बातें कर रहा था, अब
डायरेक्ट लिख ले, बी इंक्रीज होगा तो थीटा डिक्रीज होगा, ये लिख रहा बोर्ड पे। सेकंड पॉइंट वो लिखा ही है मैंने लैंग्वेज में, व्हेन बी इंक्रीज देन थीटा डिक्रीज, वही लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट लाइन में लिख लो, फॉर हेड ऑन कोलिजन, फॉर हेड ऑन कोलिजन कॉमा लगा के स्कैटरिंग एंगल इज 180 डिग्री, scattering angle is 180 degree and impact parameter is 0, impact parameter is 0। और नेक्स्ट लाइन में लिखो, द इम्पैक्ट पैरामीटर इज गिवन बाय, एक फॉर्मूला होता है इम्पैक्ट पैरामीटर का जिसका डेरिवेशन नहीं है, वो आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है। impact parameter is given by P equals to Z E square cot theta by 2 cot theta by 2 Z E square cot theta by 2 upon 4 pi epsilon naught काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट काइनेटिक एनर्जी, जिसको के भी लिख सकते हो, के जेड ई स्क्वायर कोट थीटा बाई 2 अपॉन काइनेटिक एनर्जी, ऐसे भी लिख सकते हो ना। के ई काइनेटिक एनर्जी है, जेड एटॉमिक नंबर, ई 1.6 इंटू 10⁻⁻19, थीटा स्कैटरिंग एंगल है ना, थीटा है स्कैटरिंग एंगल, जेड एटॉमिक नंबर, ई इक्वल टू 1.6 इन 10⁻⁻19, 4 बाई एप्सिलॉन नॉट को के लिख दो डायरेक्ट ही, डायरेक्ट के लिख दोगे तो 9 इंटू 10⁻9 और काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये तो था एक छोटा सा टॉपिक इम्पैक्ट पैरामीटर। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, जो भी एक छोटा सा टॉपिक है। क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट EST है ना, क्लोजेस्ट SET, क्लोजेस्ट होगा SET SEST है, SET है ना, ये तो लिखा EST, क्लोजेस्ट EST। ठीक है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच CLOEST, यही तो लिखा है यार, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। उसके बाद भी ऐसा आएगा, क्लोज तो CLOAC हो गया यार, CLOSE, फिर क्लोजेस्ट ST, ये क्या जो भी हो देख लो, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच लिख लो। गला जाम, एस रह गया, एस रह गया, एस भी आ गया ना, चिंता क्यों, क्लोज एस्ट हो गया EST, डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, इसको नाम देते हैं R नॉट। ठीक है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ ले जाती है कभी बड़ी बड़ी चीजें छोटी। नहीं, ये बोले ना, एट विच इमर्जेंट पार्टिकल पास थ्रू वन है 800 डिग्री। बोर्ड कट रहा है, बोर्ड कहाँ कट रहा है भाई, हाँ कट रहा है। क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच आर नॉट, ठीक है, उधर नहीं लिखूंगा। ठीक है, हाँ उधर का कट रहा है उधर इतने दूर नहीं जाऊंगा मैं। और ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच है कुछ नहीं, यहाँ ये वाला डायग्राम ही वो काम आएगा वापस। इस डायग्राम में मैं ये ऊपर के सब कुछ मिटा दूं
केवल एक रेन दूं, एक कौन सी बचा दूं, सेंटर वाली। तो जो जहां से रिटर्न होगी थी उसी लाइन को क्या नाम देते हैं, इधर से अल्फा पार्टिकल मूव करता हुआ आ रहा था सेंटर तक, इधर से इसके पास थी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, इधर से कौन आ रहा है, अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल आ रहा है, ये इधर आया यहाँ तक आया। क्या इससे टच होगा, नहीं होगा, ये यहाँ से वापस रिटर्न हो जाएगा, इसके पास वेलोसिटी जीरो, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। कौन सी, ये काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज हो जाएगी, पोटेंशियल में, और इसकी जो यहाँ से डिस्टेंस है इस पार्टिकल न्यूक्लियस से, जहां से पार्टिकल रिट्रेस हुआ है, वापस उस डिस्टेंस को ही क्या नाम देंगे, आर नॉट। जहां से वो रिट्रेस हो गया, ये था, इधर से दौड़ता हुआ आया, यहीं से वापस भाग गया, तो जहां से वो वापस भाग गया उसकी न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है उसी को क्या नाम देते हैं, आर नॉट। दैट इज इससे इसका फॉर्मूला क्या आएगा वो भी लिखते हैं साथ के साथ। पहले अभी कुछ नहीं लिखनी, पहले मैं डेफिनेशन लिखाऊंगा, डायग्राम जरूर बना सकते हो, और फॉर्मूला नहीं लिखना। फॉर्मूला आएगा कहाँ से, कौन सी एनर्जी किस में, जैसे पेंडुलम की बात करें तो पेंडुलम में काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू, यही होता है, यहाँ पे भी इसके दौड़ता हुआ आ रहा था तो इसके पास कौन सी एनर्जी थी, काइनेटिक, जो किस में चेंज हुई, पोटेंशियल में। तो क्या लिख सकते हैं अपन, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू, भाई पोटेंशियल एनर्जी, भाई जैसे जैसे ये डिक्रीज हो रही है वैसे वैसे ये इंक्रीज होती जाती है, और इधर जो डिक्रीज होगी वापस जाते समय वो इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि दोनों इक्वल। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या लोगे, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर आ गया, ठीक है। एक तो mgh बहुत सारों के मन में हो, तो mgh तो जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है तो अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स बात करते हैं। अभी तो इलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक में अपन ने पोटेंशियल में पढ़ा था, पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, E इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर, यही थी। तो यहाँ पे के क्यू वन कौन है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस है तो जेड ई, भाई क्यू इक्वल टू एन ई, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल होते हैं, एटॉमिक नंबर के। फिर उसके बाद में बात करें अपने पास क्या लगा है, अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल की बात करेंगे तो 2 ई, ये होता है अल्फा पार्टिकल, और डिस्टेंस कितनी, आर नॉट। तो आर नॉट निकालना है तो इसको इधर भेज दो, याद इसी फॉर्म में होगा ये कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, 4 ही मास होता है भाई, चार्ज थोड़ी होता है। तो आर नॉट का फॉर्मूला आ जाएगा अपने पास के जेड ई स्क्वायर, 2 k जेड ई स्क्वायर अपॉन हाफ एम बी स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला होगा। डायग्राम बना लिया हो तो पहले डेफिनेशन लिख लें, फिर बाद में फॉर्मूले की बात तो बाद में करेंगे। डेफिनेशन लिखो। द मिनिमम डिस्टेंस, the minimum distance between, the minimum distance between alpha particle and nucleus, the minimum distance between alpha particle and nucleus in alpha particle scattering experiment, in alpha particle scattering experiment, in alpha particle scattering experiment, before alpha particle come to rest, before alpha particle comes to rest and retrace its path, comes to rest and retrace its path
retrace its path. Full stop फिर लिखो this is known as या is known as closest distance of approach या this is known as closest distance of approach. आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं उसको डायरेक्ट ही कि it is the minimum distance between the nucleus and alpha particles at which the alpha particle return its path. जो अपने पाथ पे वापस रिटर्न हो गया वहां से न्यूक्लियस की जो डिस्टेंस है, रुक जाओ नेक्स्ट लाइन में लिखो, पहले लिखाना तो पड़ेगा ना कि इक्वल होंगे. कब इक्वल होंगे? एवरी पॉइंट्स पे इक्वल होंगे. राधे ही राधे, एवरी पॉइंट्स पे इक्वल होंगे. काइनेटिक एनर्जी इधर लास्ट पॉइंट पे जीरो होगी माइनस सेंटर से है ना. हाँ हाँ सेंटर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस एक स्मॉलेस्ट पार्ट था वही तो सेंटर ही होता है. वो दिखता ही नहीं है, पूरा एटम ही नहीं दिखता तो न्यूक्लियस कहाँ से देखोगे. तो वो सेंटर ही होता है. अपन ने वो तो डायग्राम में बड़ी बनाई है, वो बात अलग है. नहीं तो न्यूक्लियस कहाँ से दिखेगी. तो उसमें लिखो नेक्स्ट लाइन में एट क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच at closest distance of approach the kinetic energy कितनी होगी? जीरो. मैंने लिखा है क्या वो ध्यान दो ना. हाफ एम वी स्क्वायर कहां से होगी? मैंने लिखा है एट क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच. रेस्ट में आ गया वहां पार्टिकल तो जीरो होगी. एट द काइनेटिक एनर्जी बिकम्स जीरो एंड and potential energy is maximum and potential energy is maximum, that is complete kinetic energy converted into potential energy. Complete kinetic energy converted into potential energy. ठीक है, लिख दो वो फॉर्मूला. काइनेटिक इज इक्वल टू पोटेंशियल, मतलब कन्वर्ट उसमें हो रही है जितनी काइनेटिक जा रही है वही पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई. जहां से स्टार्ट हुआ था उसके बाद मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी जो लास्ट पॉइंट पे आके किस में कन्वर्ट हो गई? टोटल पोटेंशियल में. तो फॉर्मूला लिख लो. हाँ टोटल कांस्टेंट होगी दोनों एनर्जी. अरे इक्वल की बात नहीं करे, कांस्टेंट की बात कर. इक्वल मानते हैं, इक्वल मतलब वो चेंज हुई है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. ठीक है. ड्रॉबैक्स टॉपिक डालो. ड्रॉबैक्स पेंडुलम वाले केस की तरह ध्यान रखो. जहाँ पे काइनेटिक मैक्सिमम वहां पे पोटेंशियल जीरो, जहाँ पोटेंशियल मैक्सिमम वहां काइनेटिक पेंडुलम में होता है वैसे. ड्रॉबैक्स और ड्रॉबैक्स, इन्हों के टू ड्रॉबैक्स की बात करेंगे. फर्स्ट लिख लो रिगार्डिंग स्टेबिलिटी ऑफ एटम. ड्रॉबैक्स में फर्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग स्टेबिलिटी ऑफ एटम. और स्टेबिलिटी ऑफ एटम में मैं कल ही बता चुका था. इन्होंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है लेकिन धीरे धीरे अपनी एनर्जी रिलीज करेगा और लास्ट में किस में आ जाएगा. यानी कि इनके अकॉर्डिंग एटम स्टेबल नहीं था, जो थ्योरी रॉन्ग थी. ठीक है, तो लिखो इलेक्ट्रॉन. फर्स्ट पॉइंट है ना रिगार्डिंग स्टेबिलिटी ऑफ एटम, और उसमें लिखना स्टार्ट करें. इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड, इलेक्ट्रॉन revolving around the nucleus
electron revolving around the nucleus have centripetal around the nucleus have centripetal acceleration. फुल स्टॉप पे लिखो according to electromagnetic theory the electron according to electromagnetic theory कॉमा करके लिखो radiate the electron must radiate energy in the form of energy in the form of electromagnetic wave electromagnetic wave फिर नेक्स्ट लाइन में लिखो भाई यहां तक तो ये लिखा है कि इलेक्ट्रॉन के पास एक्सेलरेशन होता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग मूव करता है और एनर्जी रेडिएट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में फिर नेक्स्ट लाइन में लिखो ड्यू टू दिस spontaneous loss of energy ड्यू टू दिस spontaneous या फिर डायरेक्ट लिख दो लॉस ऑफ एनर्जी स्पॉन्टेनियस नहीं लिखो तो ड्यू टू दिस लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन loss of energy of the electron and the radius of their orbits should be continuously decreasing and ultimately the electron should fall in the nucleus thus atom cannot remain stable thus atom cannot remain stable ठीक है सेकंड पॉइंट भाई फर्स्ट तो ये हो गया कि एटम उसमें चला जाता है तो वो स्टेबल नहीं है और सेकंड पॉइंट किससे रिलेटेड था सबका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड इनका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम फर्स्ट पहले नाम लिख लो रिगार्डिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम रिगार्डिंग सेकंड पॉइंट जो है रिगार्डिंग एक्सप्लेनेशंस ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम regarding explanations of line spectrum ठीक है अब लाइन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड की बात करें थ्योरी की तो वो क्या थी इन्होंने अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है रेगुलर रिवॉल्व हो रहा है तो वो एनर्जी क्या करेगा रिलीज कर रहा है तो रिलीज करोगे तो उससे जो ग्राफ ड्रॉ होगा वो कैसा होगा कंटिन्यूअस भाई रेगुलर एनर्जी रिलीज कर रहा है तो जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा जबकि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वगैरह था वो किस फॉर्म में था डिस्क्रिएट फॉर्म में तो ये उनको सेटिस्फाइड नहीं किया था इसलिए ये ड्रॉबैक था तो लिखो क्वेश्चन किस तरीके आएंगे बोर्ड में जो क्वेश्चन आएंगे वो ये आएंगे राइट डाउन द ड्रॉबैक्स of Rutherford atomic model या what is the head on collisions define closest distance of approach head on collision पे b की वैल्यू कितनी थीटा की कितनी ठीक है
या फिर अभी एनर्जी जो बोर आएगा, बोर मॉडल ने एनर्जी के लिए डेरिवेशन निकाले थे वो। अभी तो टॉपिक्स स्टार्ट हो रहे हैं चैप्टर के, ज्यादा बड़ा नहीं है लेकिन टॉपिक तो है, मतलब थियोरेटिकल टाइप नहीं। अभी जब एनर्जी के अभी फॉर्मूले नहीं आए इसलिए न्यूमेरिकल नहीं आ रहे, अभी दो फॉर्मूले आए केवल, उन पे भी न्यूमेरिकल आ जाएंगे। लेकिन अभी रेडियस का, वेलोसिटी का, एनर्जी के, इनके फॉर्मूले आएंगे। -13.6 इधर से एनर्जी है, वेलोसिटी है 2.16 इंटू 10⁻⁶। तो अभी फॉर्मूले ही नहीं आए तो अभी कैसे बात करेंगे। लिखो सेकंड पॉइंट में रिगार्डिंग एक्सप्लेनेशंस ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम, और उसमें लिखें according to Rutherford model, according to Rutherford model, electron can revolve in the circular orbit, in the circular orbit of all possible radius. Electron can revolve in the circular orbit of all possible radius, that is energy of electron, that is energy of electron is continuous and its spectrum is also continuous, but the spectrum of atom but the spectrum of atom is found in discrete form, but the spectrum of atom is found in discrete form instead of continuous spectrum, instead of continuous spectrum। फुल स्टॉप कॉमा लगा के लिखें रदरफोर्ड मॉडल failed to explain this, Rutherford model failed to explain this। ठीक है, ये तो थे उसके ड्रॉबैक्स। अब कौन आए सेकंड? बोर। तो अब टॉपिक इसमें देख लो, एक फटाफट रिवाइज करवा रहा हूं मैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले अपन ने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट के बाद ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन, कंक्लूजन के बाद में रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, एटॉमिक मॉडल के बाद में एक था क्लोजेड इम्पैक्ट पैरामीटर, फिर क्लोजेड डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, और लास्ट में ड्रॉबैक्स। ये तो था रदरफोर्ड मॉडल। अब बात करेंगे बोर एटॉमिक मॉडल। तो बोर ने आते अपने कितने पोस्टुलेट दिए थे? अरे बोर ने आते कितने पोस्टुलेट दिए? 3। यानी कि उन्होंने अपनी ये बोल दिया कि ये मेरी 3 बातें तो माननी ही होगी, और वो 3 बातें कौन कौन सी थी उन्हीं को पोस्टुलेट नाम दे दिया। तो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है अपने पास बोर्स मॉडल। बोर्स मॉडल, ठीक है, और इसमें पहले 3 पोस्टुलेट की बात करेंगे। 3 पोस्टुलेट क्या क्या थे? ड्रॉबैक, एक्सप्लेन अगेन। कौन से ड्रॉबैक, एक्सप्लेन अगेन हो गए तो खत्म। देखो बोर मॉडल की बात करेंगे। बोर मॉडल में कितने 3 पोस्टुलेट थे। इन्होंने आते हैं अपने 3 पोस्टुलेट दिए। एक तो दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव करेगा तो एनर्जी रिलीज नहीं करेगा, और वो जो मूव करता है वो पहले ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड सेंट्रीपिटल फोर्स बोथ आर बैलेंस्ड
तो उससे रिलेटेड फॉर्मूला जनरेट किया। एक फर्स्ट वाला ये था। सेकंड इन्होंने लिए कि इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है उसका एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू एम वी आर किसके इक्वल होगा, NH अपॉन 2 पाई। दैट इज उसकी जो ऑर्बिट्स है वो सर्कुलर ऑर्बिट्स होगी, जिसका इसके पास एक्सप्लेन नहीं था, वो बाद में डी ब्रोगली ने प्रूव किया था। ठीक है, सेकेंड ये हो गया। और थर्ड की बात करेंगे तो थर्ड जो था वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन कब रिलीज करेगा, जब हाई टू लो में जंप करेगा। तो ये 3 पोस्टुलेट थे, तो लिखे बोर मॉडल में देयर आर 3 पोस्टुलेट, देयर आर 3 पोस्टुलेट related to this model. There are 3 postulates related to this model. और फर्स्ट पॉइंट डाल लो, फर्स्ट an electron revolve around the nucleus, an electron revolve around the nucleus with a definite fixed energy orbit, with a fixed energy orbit known as stationary orbit, with a definite fixed energy orbit known as stationary orbit, without gaining or losing its energy, without gaining or losing its energy. Full stop, फिर लिखो the stationary state of electron, the stationary state of electron also called energy level, also called energy level. ठीक है, उनको क्या नाम देंगे, एनर्जी लेवल। और नेक्स्ट लाइन में लिखो, नेक्स्ट लाइन में द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव, the centripetal force required to move in the circular orbit, the centripetal force required to move in the circular orbit is found by Coulomb's force, found by Coulomb's force between electron and nucleus, between electron and nucleus. Repeat, कर रहा हूँ रिपीट, द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव in the required to move in the circular orbit is found by Coulomb's force between इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। ये फर्स्ट पॉइंट ही तो चल रहा है, कौन सा चल रहा है फिर, इसके ऊपर वाला रिपीट बाद में, अब रिपीट करवाते रहना। क्या क्या बोला है अभी, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू
इलेक्ट्रिक फोर्स, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला कितना होता है, mv² अपॉन आर, के जेडी न्यूक्लियस, और अराउंड कौन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, अपॉन r², ये होगा फर्स्ट, लिख लो भाई k q1 q2 अपॉन r²। इसके पहले वाले सेंटेंस रिपीट, कौन से रिपीट करवा रहे हो यार? सब लिख लिया, फिर अब क्या रिपीट करवा रहे हो, अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। mv² इक्वल टू के जेड ई इंटू ई, यानी k q1 q2 अपॉन r²। जल्दी से लिख लें, फिर लिखो सेकंड पॉइंट, आर आर कैंसिल बाद में करेंगे, अभी नहीं करें, जब यूज लेंगे ना इनको रेडियस वगैरह में तब करेंगे। लिखो, अकॉर्डिंग टू बोर सेकंड पोस्टुलेट, सेकंड पॉइंट में लिखना है, स्टार्ट करो, अकॉर्डिंग टू बोर सेकंड पोस्टुलेट, the quantizations of angular momentum, the quantizations of angular momentum of electron, the quantizations of angular momentum of electron is equal to integral multiple of, is equal to integral multiple of h upon 2 pi, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, लिख लो। क्या आएगा फॉर्मूला इससे, h अपॉन 2 पाई, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला L इक्वल टू mvr, और वो किसके इक्वल आया, nh अपॉन, mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। इक्वेशन नंबर 2, इन सब इक्वेशन को अपन यूज लेंगे अभी डेरिवेशन में, जब डेरिवेशन करने लगेंगे। डेरिवेशन कुछ भी नहीं, बस इनको ही यूज लेना है, सोल्व करना है, आंसर आ जाएगा। थर्ड पॉइंट, इसमें वेयर एन करके लिखना चाहो तो लिख लेना, वेयर एन इक्वल टू 1 2 3 4 5, वेयर एन इक्वल टू 1 2 3 4 5। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू थर्ड पोस्टुलेट, कितने पेज की कॉपी बनाई, कॉपी खत्म हो गई। अकॉर्डिंग टू मत बना, कॉपी बना के क्या करेगा, पहले पोस्टुलेट नहीं लिखने, डायरेक्ट वहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पोस्टुलेट, अकॉर्डिंग टू सेकंड पोस्टुलेट। लिखो अकॉर्डिंग टू थर्ड पोस्टुलेट, इलेक्ट्रॉन कैन जंप, electron can jump, electron can jump from higher energy level to, from higher energy level to lower energy level, lower energy level by radiating some energy, by radiating some energy in terms of photons, in terms of photon, और एनर्जी h न्यू किसके इक्वल होगी, E2 माइनस E1 या E5 माइनस E फाइनल माइनस E इनिशियल। थर्ड लिखा है अपन ने एनर्जी h न्यू, जिसमें भी आएगा E फाइनल माइनस इनिशियल, इक्वेशन नंबर थर्ड। मतलब जब वो अपनी स्टेट चेंज करेगा तभी एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, अब लिखो डेरिवेशन नंबर 1,
रेडियस यहाँ तक तो इन्हीं पोस्टुलेट को लेके रदरफोर्ड ने अपने डेरिवेशन में अपनी इक्वेशन जनरेट की थी, उनकी बात करेंगे। तो टॉपिक रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। यहाँ तक कोई डाउट? बोर्ड चल गया और बोर्ड ने अब डेरिवेशन आ गए। चैप्टर ज्यादा कुछ ये नहीं, तीनों डेरिवेशन कंप्लीट होने के बाद, कल नहीं होगा तो परसों चैप्टर की एंडिंग है, मतलब मंडे तक हो जाएगा। बता रहा हूँ। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ H एटम, यानी कि हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो देखो क्या दिया हुआ था यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, यहाँ सेंटर में कौन है अपने पास? पॉजिटिव चार्ज, ये इससे रेडियस आर एन, यहाँ पे इधर भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ये आर एन यानी एन का मतलब nth ऑर्बिट। ठीक है, कौन मूव कर रहा है? इलेक्ट्रॉन, यही कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है nth वेलोसिटी से। आर एन 0.0 एन स्क्वायर अपॉन 2 जेड, हाँ आएगा। देखो अब फटाफट सॉल्व कर देता हूँ मैं, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट हो जाएगा इतनी देर में। बाय फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ बोर मॉडल, डायरेक्ट लिख दूं बाय फर्स्ट पोस्टुलेट। क्या आएगा? फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था? बोलो जल्दी। एम वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वस टू के जे 2 के जेडी स्क्वायर अपॉन 2 नहीं आएगा, के जेडी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, यही था। एन के लिए यहाँ पे एन तो ऑर्बिट है तो एन लगा, यही होगा क्या? डायरेक्ट जो कट हो रहा है कट कर दो। देखो एक डेरिवेशन को इनको सीधा सा करने के लिए ध्यान रखना, क्या फाइंड कर रहे हैं? रेडियस। तो इसको इक्वेशंस को आप वेलोसिटी की टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं, और जब वेलोसिटी पूछे तो रेडियस की टर्म में कन्वर्ट करते हैं, अपने आप सोल्व होके इक्वेशन आ जाती है। सोचना कुछ नहीं है, उल्टा चलो। उल्टा चलने का मतलब तुम्हारी आदत है ही सही, खैर उल्टा चलने की, तो के जेडी स्क्वायर अपॉन एम एन वी एन स्क्वायर, ये है फर्स्ट इक्वेशन बाय फर्स्ट पोस्टुलेट। ये आर एन इधर ले लिया, नहीं रेडियस है तो वेलोसिटी की टर्म में, मैंने अभी अभी जो था उसको फॉलो करो। वी एन स्क्वायर, ये आर एन, यही बचा। भाई रेडियस फाइंड कर रहे हैं तो किस फॉर्म में लो? वेलोसिटी की टर्म में। बाय सेकंड पोस्टुलेट, बाय सेकंड पोस्टुलेट की बात करोगे तो एम वी आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई, ये एन ये एन, तो यहाँ से भी क्या करो? इक्वेशन वी एन की टर्म में लो, एन एच अपॉन 2 पाई, एन एच अपॉन 2 पाई, और ये एम आर, यही हुआ इक्वेशन 2। पुट इन इक्वेशन 1, 2 की वैल्यू कहाँ पुट कर दो? 1 में, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। पुट इन इक्वेशन 1, 1 में पुट कर दोगे तो इन सबका स्क्वायर, दैट इज एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर एन स्क्वायर इक्वल्स टू के जेड वी स्क्वायर अपॉन एम एन आर एन, यही था, यही हुआ। जो कट रहा है उनको काट दो। एम में एन का लगाया? हाँ मत लगाओ, हाँ नहीं लगाया, नहीं लगाया।
हटा दो। ये कट, एक एम कट, बस। तो रेडियस का फॉर्मूला एक ही बची, ये उधर गई तो आर एन इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। ये आई वैल्यू, के की वैल्यू रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फर्स्ट पोस्टुलेट में भी एम एन नहीं लगेगा, कहाँ लगाया एम एन यार, लग रहा है क्या कहीं? अरे ये हटा दो, ये बस। आर एन इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो है ही नहीं, 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर, और के की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये 4 तो खत्म, पाई, पाई स्क्वायर आर एन इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन, नीचे क्या बच गया, एम पाई ई स्क्वायर जेड, यही बचा। अरे यही बच रहा है, तो यही रेडियस का फॉर्मूला है, एम पाई ई स्क्वायर। इन सब की वैल्यू रखे बोर्ड में, डेरिवेशन भी पहले पोस्टुलेट के स्टेटमेंट लिखे, नहीं स्टेटमेंट नहीं लिखना है, डायरेक्टली लिख दो ये। इन सब की वैल्यू आपको पता है, एप्सिलॉन नॉट की, एच की एप्सिलॉन नॉट 8.854 इंटू 10⁻⁻12 एच 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg, पाई 3.14 1.6 इंटू 10⁻19, जेड एटॉमिक नंबर एन। इन सबको रख के सोल्व करोगे तो रेडियस का फॉर्मूला कितना आएगा, 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड। ठीक है, ये किस में, एंगस्ट्रॉम में, मीटर में नहीं है ये, एंगस्ट्रॉम में। हाँ ध्यान रहे। किसी को कोई डाउट इस डेरिवेशन में नहीं है? फॉर हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे तो जेड कितना ले लेते हो, 1, तो ये हो गया आर एन इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर। कभी आपसे रेशो पूछ लिया 1:2:3, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये आउट ऑफ रेंज नहीं है, इधर बता देता हूँ, इनकी वैल्यू कितनी आएगी, 1:4, 2 है ना, 4, 9 लिख लें, सॉल्व कर लें, आंसर जैसे भी दिया हो आ जाएगा। ये फर्स्ट डेरिवेशन कंप्लीट, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था। नेक्स्ट, velocity of nth orbit in, टॉपिक डालने की कह रहा हूँ मैं, हाँ वो लिखना से, velocity of nth orbit of हाइड्रोजन एटम, इस रेडियस को हटा के वेलोसिटी कर दो, लेंगे तो तीनों पोस्टुलेट ही, सॉल्व खुद करके आए। जाने दो, जाओ ना, तो मना थोड़ी करी है मैंने यार, तो घर पे बैठा है, फिर कहाँ जाने दो, तेरे को कहाँ जाना है, तेरे को ये बता भाई, यहाँ क्लास में बैठा होता तो फिर भी मानता कि जाने दो, अभी घर पे बैठा है, फिर कहाँ जाएगा तू, ये तो बता। जाने दो, जाने दो, जाने दो, अरे जाने दो, अरे रो एक बार, जोर से रोने लग जा, जोर जोर से फूट फूट के, फिर जाने दूंगा, जोर जोर से क्राइंग, राधे ही राधे।